मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती हैं। परिंदे परों से नहीं उड़ा करते, हौसलों से उड़ान होती है। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं किसी जॉब का नोटिफिकेशन बताने के बजाय, किसी वैकेंसी की सूचना देने के बजाय आपको ये शेर क्यों सुना रहा हूँ। तो दोस्तों, आज का ये जो शेर है हमारा, वो डेडिकेटेड है हमारे उन दोस्तों के लिए जो अपने अदम्य साहस से असंभव को संभव या मुश्किल को आसान बनाने का हौसला रखते हैं। अगर अब भी आप मेरा इशारा नहीं समझ पा रहे हों तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं आज बात करने जा रहा हूं हमारे उन दोस्तों के लिए जो बिहार पुलिस कांस्टेबल पद के लिए अप्लाई कर चुके हैं और जी जान से अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है ऑल इन वन। तो जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये हमारे उन दोस्तों को समर्पित है जो बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी में लगे हुए हैं। खासकर उन दोस्तों को जो कि बहुत ही पिछड़े इलाकों में रहते हैं, गाँव में रहते हैं और जहाँ कोचिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है। सभी को ये लगता है कि बिहार पुलिस या कोई भी जॉब क्रैक करने के लिए कोचिंग जाना आवश्यक है, बिना उसके कुछ ऐसा नहीं हो सकता। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जो भी लोग ऐसा सोचते हैं वो अब तक गलत सोच रहे थे, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही आप किसी भी जॉब को क्रैक कर पाएंगे। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप मुश्किलों से लड़ सकते हैं, परिस्थितियों को बदल सकते हैं, तो हर जॉब आपके लिए आज इंतज़ार कर रही है। और एक बार स्वागत है हमारे उन दोस्तों को, खासकर जो बिहार पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं और उन कमियों के साथ कर रहे हैं, अर्थात ऐसी परिस्थितियों के साथ कर रहे हैं जो कि बहुत ही मुश्किल हैं, सुलभ तो कम से कम नहीं ही है। तो अगर आपको लगता होगा कि गांव में रह के, ऐसे मौसम में रह के दरोगा का क्षमा करें, ये जो कांस्टेबल की बहाली है उसको निकाला नहीं जा सकता, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं, आइए हमारे साथ और जुड़िए हमारे साथ। आज हम आपको तैयारी कराएंगे कि आप ऐसे परिस्थितियों में रह के भी और बहुत कम समय में कैसे बिहार पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए तैयारी कर सकते हैं और उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए बाकी के डिटेल्स में बताता हूँ, क्या स्ट्रेटजी रहेगी, किस तरह के एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा, उस पर हम लोग टेक्निकल थोड़ा चर्चा करते हैं। और उसके बाद आपको बताते हैं कि ये सिर्फ हवाई में हमारी बातें नहीं है, सिर्फ लफाजी नहीं है, बल्कि आपको हम प्रूफ करेंगे कि अगर आप हमारे साथ दो तीन महीने जुड़ के काम करने की अगर इच्छा रखते हैं, उतनी मेहनत कर पाएंगे, तो फिर मैं आपको दावा करता हूं कि आप निराश नहीं होंगे और आपको भी भरोसा हो जाएगा कि आप अगली परीक्षा जो आ रही है बिहार पुलिस कांस्टेबल की, उसे आसानी से क्रैक कर पाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों हमारे बोर्ड पे, ताकि मैं आपको टेक्निकल चीज़ें बता। दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम है इसको हमने मुख्य तरह से दो कैटेगरी में बांट रखा है। एक तो आपका पहला होगा रिटन एग्ज़ाम और दूसरा होगा फिजिकल। तो फिजिकल टेस्ट के लिए अभी हमने दो सेगमेंट में बांट रखा है। तो हम आज बातें करेंगे रिटन एग्ज़ाम के ऊपर और फिर उसके ऊपर हम अगला जो हमारा वीडियो आएगा वो आपका फिजिकल के ऊपर आएगा कि आप फिजिकल की तैयारी कैसे कर सकते हैं, क्या रूटीन रहेगी, आपको अपने दौड़ की तैयारी करेंगे और जिस तरीके की चीज़ें उसमें रिक्वायरमेंट हैं उसकी तैयारी कैसे पूरी कर पाएंगे। तो आज अभी हम बात करते हैं इस वीडियो में कि आप रिटन एग्ज़ाम कैसे क्रैक कर पाएंगे। रिटन एग्ज़ाम में उसका सिलेबस कैसा होगा, क्वेश्चंस किस तरह के होंगे, कितने क्वेश्चंस होंगे, टाइमिंग वगैरह कितनी रहेगी, उसके बाद आपका बुक्स वगैरह किस तरह की पढ़नी पड़ेगी, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी होगी आपको, और उसके बाद आपका स्ट्रेटजी क्या होगा जिस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें तैयारी करने में आसानी हो जाए। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे, यानी कि रिटन एग्ज़ाम पे। तो आइए हम बोर्ड पे बढ़ते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा वो उसकी हम बात करते हैं। तो हमारा जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा वो सबसे पहले बता दूं, आपको टाइम मिलेगा इस एग्ज़ाम के लिए 2 घंटे का। जी हाँ, 2 घंटा 120 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, वो होंगे 100 क्वेश्चंस 120 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, यानी 1 मिनट से ज़्यादा एक प्रति क्वेश्चन आपको समय मिलेगा। दूसरी बात यह है कि आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग, जिसको माइनस मार्किंग भी बोला जाता है, वो नहीं है, यानी कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं जिनके आंसर आपको एग्जैक्ट पता नहीं है, तो भी आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें माइनस मार्किंग जैसी कोई चीज़ नहीं है। पेपर टाइप क्या होगा, ये ऑफलाइन एग्जाम होगा और OMR बेस्ड होगा। आपको OMR शीट पे आपको एग्जाम देना होगा ऑफलाइन।
रही बात की क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे होंगे, तो टाइप ऑफ क्वेश्चन जो होंगे इसके MCQ टाइप के, नहीं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, आपको उसमें से चुनना होगा, टिक करना होगा, गोला बनाना होगा। ठीक है, तो ये तो बात रही आपकी कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। अब बात करते हैं सिलेबस के ऊपर। तो इसका जो सिलेबस रहेगा वो इसमें जैसे अभी पिछले एग्जाम वगैरह में हुआ था उसके आधार पे हमने इसको तैयार किया है कि इसका सिलेबस क्या रहेगा। तो जैसे इसमें जीके रहेगा और जीके से आपको उम्मीद है कि 20 से 25 क्वेश्चंस आपको आने की संभावना है। जीएस रहेगा, जीएस से भी 25 से 30 के बीच में क्वेश्चंस आपके आने की संभावना रहेगी। इसके अलावा सीए यानी करंट अफेयर्स या जनरल अवेयरनेस रहेगा, जिससे 20 से 25 क्वेश्चंस इससे भी आने की संभावना रहेगी। इसके अलावा हिंदी, जिससे 7 से 10 क्वेश्चन संभावना रहेगी आने की, और इसके अलावा इंग्लिश रहेगा, जिससे भी 7 से 10 के बीच में क्वेश्चंस आने की संभावना रहेगी। इसके अलावा मैथमेटिक्स रहेगा, इससे भी 7 से 10 क्वेश्चंस आने की संभावना जो है आपको रहेगी। तो बात करते हैं कि इन सब चीज़ों की तैयारी कैसे करेंगे, क्या करेंगे आपको। सबसे पहले मैं बात करूं जीके की, तो देखिए जीके जो है वो जीके में आपको क्या आएगा, तो हिस्ट्री आएगा, जियोग्राफी आएगा, सिविक्स आएगा, इकोनॉमिक्स, इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो सब्जेक्ट एग्जाम क्वेश्चंस हैं वो इसमें शामिल रहेंगे और इनमें से 20 से 25 क्वेश्चंस आने की संभावना जो है वो रहेगी। इसके अलावा रही बात जीएस की, जीएस यानी जनरल साइंस, इसमें जनरल साइंस जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तो इसमें नहीं रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी जो भी हो सकता है, तो इन चीज़ों से इसमें क्वेश्चंस आएंगे इन्हीं 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर। और सारे जो क्वेश्चंस हैं वो MCQ टाइप के रहेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे। इसके अलावा करंट अफेयर रहेगा या जनरल अवेयरनेस। करंट अफेयर में यानी कि जिसको आप समसामयिकी बोलते हैं, करंट अफेयर समसामयिकी जो हो गई उससे, या जनरल अवेयरनेस जिसको बोलते हैं, उससे आपको 20 से 25 क्वेश्चंस आने की संभावना रहेगी। हिंदी जो है उससे आपको 7 से 10 क्वेश्चंस आने की संभावना रहेगी और क्वेश्चंस की संख्या बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, एक संभावना है कि इतना ही होना चाहिए। और इसके अलावा इंग्लिश जो है उससे भी आपको 7 से 10 क्वेश्चंस आएंगे और मैथ से भी 7 से 10 क्वेश्चंस। तो इसमें यह ध्यान देना है आपको कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स जो है ये बहुत मेजर पार्ट नहीं है। इनमें से जो भी क्वेश्चंस आएंगे बहुत बेसिक लेवल के आएंगे। जैसे हिंदी से व्याकरण से संबंधित इंग्लिश और हिंदी से ग्रामर जो है, व्याकरण जो है, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस आएंगे और बहुत स्तर उसका ऊंचा नहीं होने की संभावना है। मैथमेटिक्स का भी ऐसा ही कुछ रहेगा, एक सामान्य सा ही रहेगा। तो ये जो तीनों सब्जेक्ट हैं कुल मिला के आपको 21 से लेके 30 क्वेश्चंस तक आने की संभावना इससे रहेगी। तो ये अच्छा होगा कि इसमें भी आप अगर तैयारी पहले से है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बहुत ज़्यादा चिंतित भी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस सेक्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आने की संभावना नहीं है। मुख्य आपको ध्यान किस चीज़ पे देना है, जीके पे देना है, जीएस पे देना है, इसके साथ जनरल अवेयरनेस पे देना है। तो इन सब चार, क्योंकि देखिए 20 से 25 क्वेश्चंस इसमें रहेंगे, जीएस से आपके 25 से 30 क्वेश्चंस हो जाएंगे और उसके अलावा 20 से 25 क्वेश्चंस जीए या फिर करंट जीए या सीए या जीए से आपके रहेंगे, यानी कि करंट अफेयर्स या जनरल अवेयरनेस से आपके इतने क्वेश्चंस रहने की संभावना है। इसके अलावा एक संभावना और बनती है, जैसे पिछले मद्य निषेध वाला जो कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम लिया गया था उसमें कुछ क्वेश्चंस रीजनिंग से भी आए थे, तो संभावना है कि आपके लिए 2-3 क्वेश्चन शायद रीजनिंग से भी आ जाए, तो इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। ये जो एग्ज़ाम्स ये होंगे सब इसी पैटर्न पे, इसी सिलेबस पे आधारित रहेंगे। अब बात करते हैं कि अब आपको किस तरह की पॉज कर और इन क्वेश्चंस के जो लेवल होंगे वो होंगे आपको 10th क्लास के लेवल के, ये सारे क्वेश्चंस होंगे 10th क्लास के लेवल के होंगे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होने जा रहा है। 10th क्लास की तो सभी ने पढ़ाई की है, वो ज़्यादातर आसान ही रहेगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होने जा रहा है। हाँ, ये है आपको कि जीके, जीएस और जीए या सीए से, इन सब चीज़ों से आपको बहुत इस पर थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि मेजर क्वेश्चंस हैं इसी से आएंगे, इसी सेगमेंट से। तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि जीके, जीएस, करंट अफेयर्स और जनरल अवेयर्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। बाकी ये चीज़ें इंग्लिश, हिंदी और मैथमेटिक्स रहेगा, 10th के लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। और ये ध्यान देना है कि हर प्रश्न 1 अंक का होगा, तो उसको आप 1 अंक के लिए, किसी भी क्वेश्चन को ये नहीं सोचना है कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं, इसकी तैयारी नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं सोचना है।
चाहे एक छोटी सी भी चीज़ हो, कहते हैं ना कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। अगर आप एक बूंद को ये सोच के निकाल देंगे कि ये तो छोटी सी बूंद है, तो फिर घड़ा भरेगा कैसे? समझ में आ रही मेरी बात? इसलिए हर बूंद को आपको इकट्ठा करने को सोचना है कि एक बूंद हमारा एक मार्क्स जहाँ से भी इकट्ठा हो जाए, चाहे मैथमेटिक्स हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो या जीके जीएस हो, कहीं से भी हमारा एक बूंद जैसे भरे उसको हम कहीं छोड़ना नहीं है, पूरा का पूरा इसको निचोड़ लेना है। लेकिन हाँ, ये ध्यान देना है कि ज़्यादा मार्क्स जिन सब्जेक्ट से आने वाले हैं उस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब बातें करते हैं हम इसके बारे में कि बुक्स आपको इसके लिए कौन कौन सी पढ़नी है, किस किस तरह की बुक्स आपको पढ़नी है जिससे आपको तैयारी आसान हो जाएगी। तो मेरी रिकमेंडेशन है बुक्स के लिए वो है इसके जो तैयारी के लिए 2 बुक्स मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा। एक यूनिक पब्लिकेशंस की आती है और एक चक्षु की आती है। ये दोनों जो है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा चलती हैं, बच्चों में बहुत लोकप्रिय हैं और पढ़ाई का जो इसका स्तर होता है काफ़ी अच्छा होता है, मटेरियल भी काफ़ी इसमें अच्छा दिया होता है। तो ज़्यादा ये अच्छी बुक्स मेरे हिसाब से हैं। और मैं यहाँ पे एक बात और आपको बता दूं कि मैं किसी तरह का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम नहीं है, स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, तो मैं किसी भी प्रकाशन का या किसी भी पुस्तक का यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आपकी सुविधा के लिए बता रहा हूँ। बाकी आप अपने स्तर से देख सकते हैं, आपको जिस तरह की सुविधा हो, मार्केट में और भी कई तरह की किताबें उपलब्ध होंगी, तो वहाँ से आप उन्हें भी खरीद सकते हैं। मेरी ये रिकमेंडेशन ना समझें, बस मेरी ये समझें कि मैंने इसको देखा है, ये मुझे पुस्तकें अच्छी लगी। और मैं जीके जीएस की बात करूं अगर, तो जीके जीएस की जो बुक्स है वो आपको लूसेंट में मिल जाएगी। लूसेंट बहुत ही अच्छा प्रकाशन है और काफ़ी लंबे समय से अच्छे कंटेंट उपलब्ध करा रहा है अपने बुक्स के माध्यम से। तो आपको लूसेंट की बुक्स जो है वो जीके जीएस के लिए खरीद सकते हैं, ये एक अच्छा आपके लिए ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं आपके पास मार्केट में बहुत सारे, अपने सुविधा के अनुसार आप देख सकते हैं। तो ये रही आपका बुक्स का हमारा जो रिकमेंडेशन है। और अब बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। ठीक है, हमने ये जान लिया कि भाई हमारा एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, हमने ये जान लिया कि हमारे सिलेबस सब्जेक्ट क्या रहेंगे, किस किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स आएंगे, ये सारी तो ठीक है अपनी जगह चीज़ें हैं। लेकिन बुक्स हमने जान लिया कि कौन सी बुक्स हमें पढ़नी है, लेकिन कैसे पढ़ाई करें, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना, कि हमारे पास सारी चीज़ें उपलब्ध हो गई हैं, लेकिन उसको हम कैसे यूज़ करें, वो भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। कहते हैं ना कि ज़िंदगी ताश के पत्तों का, सारे पत्तों का, अच्छे अच्छे पत्तों का अपने हाथ में आ जाना नहीं है। हमारी बात को गौर करिएगा, जो ज़िंदगी है ताश के सारे अच्छे पत्तों का आपके हाथ में आ जाना नहीं है। ज़िंदगी वो है कि ताश के अच्छे पत्तों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आप ताश के कौन से पत्ते को किस टाइम पे फेंकेंगे तो आप बाजी जीत जाएंगे। तो यहाँ इंपॉर्टेंट ये है, ये नहीं है कि आपको सारी जानकारी है, कि सारी चीज़ें हैं आपके पास, बुक्स भी हैं, तमाम चीज़ें हैं आपके पास, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सी चीज़ को किस तरीके से यूज़ करना है। तो इस बात को हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि आपके पास सारे संसाधन तो हैं ही, लेकिन संसाधनों का सही उपयोग करके ही वहाँ पे आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी। जैसे आप इन बुक्स को उठाएंगे तो ऑलमोस्ट सारे बुक्स में जो पैटर्न है सेम ही रहेगा, क्योंकि हर तरह वही क्वेश्चंस बताए जाएंगे उसी तरीके के, तो इसमें भी लगभग सेम ही रहेगा। तो उसका मैं एक बार मोटा मोटी आपको जिक्र कर दूं कि यहाँ किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। देखिए, ये कोई भी बुक उठाएंगे तो आपको जो वहाँ पे मुख्य तरीके से 3 सेगमेंट मिलेंगे। पहला जो है वो आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो पिछले साल के एग्ज़ाम्स हैं उनके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उसके कुछ सेट्स मिल सकते हैं आपको कि पिछले कुछ सालों में कैसे कैसे पेपर आए थे। पहला ये होगा। दूसरा चीज़ ये होगा कि जो MCQ है, मतलब आपको 2-2,500 3,000 जो MCQ हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, वो आपको मिल जाएंगे। उसको आपको पढ़ना है, उसको रिवाइज करना है, ये चीज़। और तीसरी चीज़ उसमें जो लास्ट में रहेगी वो है प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगी। कुछ प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे ताकि बुक को पहले आप इसको कंप्लीट करेंगे और फिर उसकी प्रैक्टिस लगाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। तो ये तो रहा इसका मोटा मोटी जो है स्ट्रेटजी इन बुक्स के अलावा। हमारी भी स्ट्रेटजी इससे कुछ अलग नहीं है, लेकिन अब इन सब चीज़ों को कैसे क्रैक करना है, इन सब चीज़ों को व्यावहारिकता में कैसे लाना है, उन चीज़ों को हम देखेंगे। कि सबसे पहले देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो हैं, पिछले साल के जो प्रश्न पत्र हैं, वो इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। वो इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि जब आप देखिए पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको पता नहीं होता है कि किस स्तर का क्वेश्चंस आने वाला है, किस टाइप का क्वेश्चंस आने वाला है। वो उसका स्तर रहता है, इजी रहता है या मॉडरेट रहता है या बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। ये आपको तब पता चलता है जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आप देखते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप पिछले सालों की क्वेश्चन पेपर जो हैं वो आप देखें, और उसके बाद ताकि आपको एक अंदाज़ा लग जाए
कि आगे एग्ज़ाम में किस तरह के पेपर्स आने वाले हैं, क्योंकि हर कोई हर बार पहली बार होता है, हर कोई पहली बार नया होता है, तो आपको अंदाज़ा होता नहीं है और आपको क्रैक जो है एग्ज़ाम वो पहली बार में ही करना है। तो ये ध्यान रखना है कि आपको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी उस एग्ज़ाम के बारे में होगी, आप उस एग्ज़ाम के प्रति उतना ही कंफर्टेबल रहेंगे और उतनी आसानी के साथ उसको क्रैक करने की संभावना आपकी होगी। दूसरी जो हम बात कर रहे थे वो है कि उसका MCQ का बीच का जो पोर्शन रहेगा, आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, 2000, 2500, 3000 जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप उसको याद कर लें। और देखिए यहाँ पे मैं एक बात बोलता हूँ कि जैसे सब लोग क्या करते हैं कि रट्टा मारने की तकनीक जो है वो, खासकर आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, MCQ जो भी कह लीजिए, उसमें आप क्या गलती करते हैं, रटते हैं। आप सोच रहे होंगे कि भाई MCQ तो रटा ही जा सकता है, उसमें क्या है, उसमें सब्जेक्टिव तो कुछ है नहीं, लेकिन यहाँ एक भूल कर रहे हैं आप। MCQ में भी आपको संभावना होती है कि रट्टा ना मार के उसको सब्जेक्टिव की तरह समझें। अब आप पूछेंगे कैसे पॉसिबल है? यस, इट्स पॉसिबल। कैसे पॉसिबल है? अब मान ले हम कि हमारे पास एक MCQ है कि सपोज एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं कि बिहार की राजधानी कहाँ है। अब आपको दे दिया गया भाई बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना, बनारस, दिल्ली, आगरा। आप जाहिर सी बात है पटना रटेंगे, तो ये रट के जो याद करेंगे पटना तो रट लेंगे। अब आपको इसको सब्जेक्टिव की तरह कैसे तैयारी करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज कि आपको भी मिल गया, आपको पता है कि हाँ जी बिहार की राजधानी पटना है, उसको तो आपने रट लिया, लेकिन अब इससे जुड़े हुए कई सारे क्वेश्चंस आप और भी साथ में सीख सकते हैं। कैसे? अब मान लीजिए आपको राजधानी पता है कि पटना, इसका आंसर तो है, लेकिन अब आप उसके साथ ही अगर ये सोचें कि पटना क्या है, पटना कैसी जगह है, वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं, वहाँ के दर्शनीय स्थल क्या हैं, वहाँ कौन कौन सी चीज़ें उपलब्ध हैं, पटना कहाँ पे स्थित है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपके सामने निकल के आएंगी। आप क्वेश्चन सिर्फ एक अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन उससे संबंधित जो है बहुत सारी चीज़ें उससे सीखेंगे। अब आपको अगर अगली बार प्रश्न में यह आ जाए कि पटना में कौन सी चीज़ प्रसिद्ध है, तो अगर आपने पटना के बारे में सारी चीज़ें पढ़ी होंगी तो जाहिर सी बात है कि अगली बार अगर पटना से संबंधित अगर 4-5 अलग तरह के क्वेश्चन भी आ जाए तो आप उसको भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको ऑब्जेक्टिव की तरह रट्टा मत मारिए, इसके बजाय आप इसको सब्जेक्टिव की तरह पढ़िए। अगर आपके सामने 10 क्वेश्चंस हैं तो 10 क्वेश्चंस तो आप उसको रट लेंगे, लेकिन 10 क्वेश्चन से संबंधित बाकी जो आंकड़ा है, बाकी जो जानकारियां हैं, उसको अगर आप सीखने का प्रयास करेंगे तो आपके पास 10 क्वेश्चंस की जगह 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चंस की तैयारी हो जाएगी। तो ये बेहतर तरीका होगा कि आप चाहे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो किसी बुक की, या फिर ऑफलाइन ये जो बुक्स वगैरह कहीं मार्केट से लेकर आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें आप ध्यान रखिएगा कि आप जो भी एक क्वेश्चन याद करते हैं, अच्छा रहेगा कि उससे संबंधित कुछ और आंकड़े जो हैं वो भी याद कर लें। और उसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है? अब मान लीजिए कि आप अगर इस ऑफलाइन पुस्तक से तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ तो एक क्वेश्चन दिया होगा, लेकिन भाई आपके हाथ में मोबाइल भी तो है ना, वो सिर्फ आपको अपने फ्रेंड्स को मैसेज करने के लिए थे, थोड़े आपके पिताजी ने खरीद के दिए हैं, है ना। तो ध्यान रखेंगे आप, उससे संबंधित आपने एक क्वेश्चन रट लिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपने क्या किया कि भाई उससे संबंधित जितने भी प्रश्न मन में आ रहे हैं कि हाँ ये इसके बारे में क्या है, कैसे है, उसको आप इंटरनेट से इकट्ठा कर सकते हैं जानकारी। आज तो सारी दुनिया इंटरनेट पे उपलब्ध है, एक फिंगर टिप पे उपलब्ध है, तो आप वहाँ से जानकारी ले लीजिए। जानकारी का खजाना भरने में क्या दिक्कत है, अपना ही भला हो रहा है। तो फ़ोन का सही उपयोग करें और वहाँ से आप जानकारी इकट्ठा करें, उसको पढ़ने के लिए उपयोग में लाएं। तो इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि आप अगर एक प्रश्न की तैयारी करते हैं और ऑब्जेक्टिव ना समझ के सब्जेक्टिव की तैयारी करते हैं, तो एक प्रश्न से जुड़े जुड़े साथ में 5, 7, 10 प्रश्न और भी आपके तैयार हो जाएंगे, जो अगले एग्ज़ाम में या इसी एग्ज़ाम में आपके काम आ सकते हैं। तो ये एक बढ़िया टेक्निक रहेगी आपके लिए, जिस पे आप अमल कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये आपके लिए बहुत ही कारगर होगा। वो होता है ना कि आप अब बुक्स ढूंढते हैं कि चलो जी हमने 2000 क्वेश्चंस रट लिए, अब और नई बुक्स लेके आते हैं ताकि भाई उसमें से और 2000 क्वेश्चंस रट लिए। कोई ज़रूरत नहीं है ना, इन्हीं 2000 क्वेश्चंस से जुड़े हुए आपको 5000, 10,000 क्वेश्चंस और मिल जाएंगे अगर आप थोड़े क्यूरियस हैं तो। अब अगर आप जानकारी लेने के इच्छुक हैं तो आप यहीं से आपको बहुत सारी चीज़ें और भी मिल जाएंगी। तो इस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की तैयारी बहुत ज़्यादा हो पाएगी। अब बात करते हैं कि प्रैक्टिस सेट। अब आपने पिछले साल के क्वेश्चंस देख लिए, इस साल जो भी MCQ है उसको पूरा रट लिया आपने। अब अगली बारी आती है किस चीज़ की? प्रैक्टिस सेट की। प्रैक्टिस सेट क्यों ज़रूरी है? जैसा एक बार फिर मैं कहा था पहले कि आप जब भी एग्ज़ाम में जाते हैं तो आप पहली बार होते हैं,
तो उसके लिए फ़ायदा क्या होगा आपके लिए कि आप अगर जितना उस एग्ज़ाम के बारे में जान सकें वो ज़्यादा आपके लिए आसान होगा। तो जानने का ही एक तरीका है कि प्रैक्टिस सेट आप लगाते हैं। अब आपने प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस देख लिया, आपको अंदाजा हो गया किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, आपने उसके आधार पर एमसीक्यू रट लिया, आपको वो भी ज्ञान हो गया। लेकिन आपको अब तैयारी करनी है कि हम प्रैक्टिस सेट कैसे लगाएंगे, वहाँ एग्ज़ाम में माहौल कैसा होगा और उस माहौल में हम कैसे क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो हर बुक में आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस सेट, ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं, कंप्यूटर और मोबाइल का अगर आपके पास उसकी सुविधा मौजूद है तो आपके पास कंप्यूटर मोबाइल पे भी हैं, अन्यथा पुस्तक में तो प्रैक्टिस सेट दिए ही होते हैं। तो आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। और प्रैक्टिस सेट लगाइएगा तो ये सोच के मत लगाइए कि हाँ घर पे हैं, बैठे हैं, आराम से दे रहे हैं, क्या दिक्कत है, 5 क्वेश्चंस कर लिए, फिर घूम फिर के आते हैं, थोड़ा चाय पानी पी के आते हैं, सिगरेट भी पीते हैं, मत पीजिएगा। ये सब गंदी आदतें हैं, आपको इन सब चीज़ों के लिए बहुत नुकसान पहुंचाएंगी। तो ये सब आदतें निकाल दीजिए। और हाँ, सही बात है, घूम फिर के नहीं आना है आपको। आप जब भी प्रैक्टिस सेट देने बैठें तो ये ध्यान रखें कि उसका सपोज कि मान लीजिए इसका 2 घंटे का अगर टाइमिंग दिया है तो आपको ये प्रैक्टिस सेट जो है वो 2 घंटे के अंदर आपको पूरा करने की कोशिश करनी है कि 2 घंटे में हम इसको पूरा कर लें। तो ये ज़्यादा आपके लिए क्या होगा कि एग्जामिनेशन का माहौल मिलेगा आपको एग्जामिनेशन हॉल का माहौल मिलेगा कि वहाँ पे माहौल कैसा रहेगा, और उस चीज़ को घर पे अगर उपलब्ध करा लें आप तो आपको उस माहौल में ढलने में आसानी होगी। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस सेट की तैयारी करें। और मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाते हैं लगाने के लिए, मॉक टेस्ट आप ऑनलाइन उपलब्ध हैं तो आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। मॉक टेस्ट में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें भी तरीके होते हैं, बहुत सारी बारीकियाँ होती हैं। मॉक टेस्ट सभी लोग लगाते हैं, लेकिन मॉक टेस्ट में मैं 2-3 चीज़ों के बारे में आपको कहूँगा कि मॉक टेस्ट जब लगाएं तो सिर्फ एक रूटीन की तरह नहीं कि हाँ जी मॉक टेस्ट लगा लिया, आज बात खत्म हो गई, ऐसा कुछ नहीं। उसके बजाय आप उससे सीखने की कोशिश करिए कि मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो उससे क्या सीख सकते हैं, कैसे और चीज़ें अपनी इम्प्रूव। मॉक टेस्ट ध्यान में रखिए, आपकी जो तैयारी है उसको इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया है, तो मॉक टेस्ट का वही उपयोग करिए जिसके लिए वो बनाया गया है। मॉक टेस्ट आप जब भी दें तो आपके पास जो टाइमिंग होता है कि हाँ जी चलो ठीक है 100 क्वेश्चंस हैं, हमारे पास 120 मिनट हैं, आप बैठ के डट के मॉक टेस्ट लगाना शुरू किया। और उसमें ये नहीं कि कुछ भी लगा के भर और के बस कंप्लीट कर लिया कि हमारे पास तो 2 घंटे हैं और हमने उसको 1.25 घंटे में निपटा के कंप्लीट कर लिया, चल गए बस, ऐसा कुछ नहीं होता है। मॉक टेस्ट लगाने का जो है पूरा टाइम उसको उपयोग करिए। अब यहाँ क्यों बोल रहा हूँ कि पूरा टाइम उपयोग करिए, क्योंकि आप जब प्रश्न, कई बार होता है कि आपको 100 क्वेश्चंस दिए गए हैं, मॉक टेस्ट लगाने के लिए 120 मिनट मिले हैं, आपको उसमें से 80 क्वेश्चंस आते हैं, आपने 80 क्वेश्चंस लगा लिए, आपको लगा कि तो बाकी तो आता ही नहीं है, तो क्या करें, बंद करके 1.25 घंटे में 1.5 घंटे में चल दें भाई। उसकी बजाय आप क्या करें कि ठीक है, मैं अगर 80 क्वेश्चंस आते हैं तो 80 क्वेश्चन तो हम लगाएंगे ही लगाएंगे, साथ में जो 20 क्वेश्चंस नहीं हमें आते हैं और हमारे पास अगर 20 मिनट का टाइम बचा है, 40 मिनट का टाइम बचा है, तो हम उस टाइम में उन प्रश्नों के ऊपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करें कि हाँ उन्हें भी हम यहाँ पे लगा सकें। कोई ऐसी जल्दीबाजी तो है नहीं कि भाई यहाँ पे हमको तुरंत दे के निकल जाना है, ऐसा है नहीं। तो उसका पूरा उपयोग करें कि हाँ मॉक टेस्ट में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को लगा सकें। और दूसरी चीज़ कि मॉक टेस्ट देने के बाद आपकी ड्यूटी ख़त्म नहीं हो जाती है। मॉक टेस्ट देने के बाद हमेशा क्या होता है कि आप कोई भी जंग जीत के आते हैं या हार के आते हैं तो उसके बाद अपना विश्लेषण करना चाहिए कि हाँ हमने यहाँ जंग जीता, लड़ाई की, हारा जीता, जो भी रिजल्ट रहा, लेकिन क्यों हुआ रिजल्ट। तो आपको अगर जंग जीत के आए हैं तो भी अपना आराम से बैठ नहीं जाना है, जंग अगर हार के आए हैं तब तो आपको भाई आपके अंदर आग लगी होनी चाहिए। तो हर केस में उसी तरह मॉक टेस्ट में भी अगर आपने मॉक टेस्ट दे लिया तो अपना एनालिसिस करिए कि मैंने मॉक टेस्ट दिया, उसमें कितने क्वेश्चन सही थे, कितने क्वेश्चंस गलत थे। सही थे तो अच्छी बात है, गलत थे तो क्यों गलत हुए और उनके सही आंसर्स क्या होंगे, उसकी प्रैक्टिस करें। उसको ढूंढिए कि उस क्वेश्चन का आंसर कहाँ मिलेगा हमें, उसकी प्रैक्टिस करिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो ये होगा आपका मॉक टेस्ट लगाने का तरीका। और अगली चीज़, आप जब भी मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट लगाने बैठें या जब भी एग्ज़ाम चलते हैं कि एग्ज़ाम की बात करते हैं, तो आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो आपको पता है कि एग्ज़ाम में जो ये है कट ऑफ का हमेशा ध्यान रहता है कि हाँ जी पिछले साल कट ऑफ 45% का बना था, पिछले साल 80% का बना था, ऐसे दिमाग में बातें चलती रहती हैं। तो आपको कट ऑफ को दिमाग में से बिल्कुल ही निकाल देना है। ये नहीं रखना है कि हाँ जी बिल्कुल हमको तो भाई कट ऑफ इतना आया था, 80% लास्ट टाइम में आया था तो हमको 80 का ही मान के चलना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी किस्मत 70% भी आ सकता है, लेकिन आपकी बदकिस्मती भी तो हो सकती है ना, वो 95% भी तो जा सकता है। तो इसलिए कट ऑफ को दिमाग में कभी भी ना रखें।
आप दिमाग में सिर्फ ये बात रखें कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट करके आऊँ। अब अच्छी बात ये है कि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आपके साथ ये बढ़िया चीज़ है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आएँ, जो सही हैं उनको पहले सॉल्व कर लें, और जो क्वेश्चंस में सस्पिशन है हमें उसको बाद में जब हमारा टाइम बच जाता है तो उसमें सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि माइनस मार्किंग यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो आप ये हमेशा ध्यान रखेंगे, कट ऑफ को मार्क में नहीं रखें। कहते हैं ना कि अपना लक्ष्य जितना ऊंचा रखेंगे तीर उतना ही ऊंचा आता है, तो लक्ष्य तो कम से कम ऊंचा रखो भाई, अपनी वैल्यू तो कम से कम ऊपर लगाओ। अगर आपके हाथ में सौंप दिया गया है कि आपकी कीमत कितनी लगानी है, आप खुद लगा सकते हैं, तो क्या 2 रुपये लगाओगे या 2 करोड़ लगाना पसंद करोगे? ऑफ कोर्स 2 करोड़ लगाना पसंद करोगे ना आप। तो उसी तरह अपना जो टारगेट है, अपनी जो हाइट है, उसको तो कम से कम ऊंचा रखिए। कहते हैं ना कि मतलब मैं बोलता हूँ कि सपने उतने देखो ना, उतने बड़े सपने देखो जितनी देखने की आपकी औकात भी नहीं है। सपने उतने देखो, पूरे होंगे हो जाएंगे, नहीं होंगे तो कम से कम थोड़े कम तो पहुंच सकते हैं ना। तो सपने देखने में भी क्या कंजूसी भाई, सपने देखो तो ये देखो कि हाँ जी हम 100% सही करके आएंगे। ये नहीं कि पिछले साल कट ऑफ गया था 70%, तो उतना तो हमको कर देना है, बाकी सब हो गया। नहीं, ठीक है, मेरिट इस पर नहीं बनने वाला है, कोई बात नहीं। अगर हम अच्छा करके आते हैं तो बुराई क्या है उसमें? घर पे आके पिताजी से शाबाशी तो मिल ही जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है? हो सकता है पिताजी ज़्यादा खुश हों तो आपको एक मोबाइल गिफ्ट कर दें। इसलिए अपना लक्ष्य जो है हमेशा ऊंचा रखो, अपने सपने जो है वो उतने ऊंचे देखो जितनी आपकी देखने की औकात भी नहीं है। ठीक है, तो अगली बात ये करते हैं कि आपको अब पढ़ाई कितनी करती हैं। ठीक है, आपको लगा कि ठीक है चलो भाई सारी बातें होंगी, बात करते हैं कि पढ़ाई प्रतिदिन आपको पढ़ाई कितने घंटे, कितने मिनट, कितने टाइम करनी है, इस पे बात करते हैं। देखिए, इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए अगर आप सारी चीज़ें देखेंगे तो आपको लगेगा कि कम से कम आपको 6 घंटे की पढ़ाई तो करनी ही करनी है। कम से कम 6 घंटे की पढ़ाई आपको रोज़ करनी है। अगर इससे बढ़ जाता है, 8 घंटे हो जाते हैं, 10 घंटे हो जाते हैं, तो आपका बोनस है, लेकिन कम से कम 6 घंटे की पढ़ाई आपको कर लेनी है। इसमें आप कतई भी कोताही नहीं करेंगे, तभी आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे, अदरवाइज़ कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि क्या है ना कि बाहर कंपटीशन बहुत है, आपके साथ में वहाँ पे लाखों लोग बैठेंगे एग्ज़ाम में, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, फिर कोई नहीं पूछने वाला आप कौन सी पोजीशन पे हैं, कहाँ हैं। इसलिए ये ध्यान रखें कि कम से कम आपको 6 घंटे की पढ़ाई रोज़ करनी है। और 6 घंटे को जो पढ़ाई 6 घंटे की आपकी, उसको अलग अलग सेक्शन में बांट लीजिए कि जैसे ठीक है, पहले एक हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको हमने तैयार कर लिया, एक चैप्टर उसको किया। उसके बाद MCQ रिवाइज़ किया हमने, MCQ पढ़ाई की। MCQ की पढ़ाई करने के बाद उसको, जैसे मैंने बताया कि MCQ 1 करते हैं तो उसके बाद और सारी सूचनाएं जो है उससे संबंधित जुटा लीजिए, वो करिए बीच में 2 घंटे। इसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट हफ्ते में जितना ज़्यादा टाइम लगा पाएंगे वो आपका इवेल्युएशन होता रहेगा कि हम कितने पानी में हैं, हमारी हैसियत क्या है, औकात क्या है हमारी। उस तरीके से जब अपनी कमी पता चलती है तो इंसान खुद को इम्प्रूव करता है। तो उस चीज़ पे आप ध्यान देंगे कि हाँ, हमें किस तरीके से खुद को इवेलुएट करना है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें सुधार करनी है। इसके अलावा रिवीजन के लिए हर दिन आपको थोड़ा टाइम देना ज़रूरी है, क्योंकि सबसे बढ़िया तरीका है किसी भी चीज़ को याद करने का कि आप उसको बार बार दिमाग को याद दिलाते रहें कि ये चीज़ हमने पढ़ा है, सुना है। और उसका सबसे बेहतरीन तरीका मैं ये बताऊंगा आपको कि अगर अकेले बैठ के आप रिवाइज़ करते हैं कि हाँ जी हमने ये कल 10 क्वेश्चंस, हमने 100 क्वेश्चंस पढ़े थे, आज बैठ के उसको रट्टा लगा रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं उसकी बजाय अगर आप कुछ फ्रेंड्स का एक सर्कल बना लेते हैं, 2 4 5 दोस्त मिल जाते हैं और वहाँ पे आप उनके साथ में डिस्कशन करते हैं। 100 क्वेश्चंस का एक रख लीजिए आपका टारगेट कि ये 100 क्वेश्चंस तुमको भी पढ़ के आना है, मुझे भी, सारे लोग ग्रुप के जो हैं वो 100 क्वेश्चंस कल याद करके आएंगे। जो साथ में बैठे हैं आप लोग, तो आप लोग में क्वेश्चन आंसर पूछिए उन्हीं 100 क्वेश्चंस के बीच में। उससे क्या होगा कि एक साथ सबका रिवीजन होगा, आपका भी रिवीजन होगा, साथ में दूसरे वाले का भी रिवीजन होगा। तो अब हर व्यक्ति अगर एक बार रिवीजन करे तो उसका टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा, लेकिन पूरा ग्रुप अगर एक बार डिस्कशन करे तो कम टाइम में सारे लोगों का रिवीजन एक साथ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप रिवीजन करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय अकेले बैठेंगे तो क्या करेंगे, हो सकता है कि अकेले बैठेंगे आपको झपकी आने लगे, थोड़ा टाइम पास कर सकते हैं। फ़ोन पे भी तो हो सकता है ना, किसी परिचित, किसी दोस्त का, किसी का फ़ोन आ सकता है तो आप उसमें टाइम अपना खा सकते हैं। सोशल मीडिया तो आपका टाइम बर्बाद करने के लिए बैठी हुई है ना। तो उसको आपको इस तरह से नहीं करना है, आपको कोशिश करना है कि जो लोग हैं फ्रेंड सर्किल में उनको इकट्ठा करें, तैयारी जो लोग कर रहे हैं उनको, और आपस में ग्रुप डिस्कशन करें। उससे कई सारी चीज़ें नई निकल के आएंगी और कई सारी नई जानकारियाँ निकल के आएंगी
जो इन टॉपिक्स के अलावा सीखा है आपने उसको भी आप लोग आपस में शेयर करेंगे तो जानकारी कई गुना होकर आपकी बढ़ जाएगी। और ध्यान रखना है वहाँ पे किसी एकदम जो डेडिकेटेड लोग हैं उस चीज़ के लिए तैयारी के लिए उसी को इकट्ठा करना है वहाँ पे। ऐसा नहीं कि फिर क्रिकेट 4 लोग इकट्ठे हुए तो बोले चलो मैच खेल लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और ये भी नहीं कि हाँ जी मैंने कल पे ये नई वाली मूवी आई है उसको देखा, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको ध्यान देना है कि अगले 2-3 महीने आपको कम से कम 3 महीने लगभग टाइम है आपके पास, तो 3 महीना पूरी तरह डट के लगना है, तभी आपका एग्ज़ाम ये क्रैक हो पाएगा। तो ये अच्छा तरीका रहेगा कि आप दोस्तों के साथ रिवीजन करें उसका, तो सबका समय भी बचेगा और रिवीजन बेहतरीन तरीका है रिवीजन करने का वो। इसके अलावा आप एक मॉक टेस्ट लगाएं रोज़। मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसको एनालाइज करें, तो मान के चलिए कि 6 घंटे मिनिमम आपके जाते ही जाते हैं रोज़। तो 6 घंटे अगर 8 घंटे पढ़ पाएँ और 10 घंटे पढ़ पाएँ तो फिर तो पूछना ही नहीं है। और एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान रखना है कि इस चीज़ को कंटिन्यूटी में करना है। ये नहीं कि बस 6 घंटे एक दिन पढ़ लिए और फिर 3 दिन सो गए, कह रहा हम तो 6 घंटे भाई पढ़ाई की थी हमने कल, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। रोज़ कम से कम 6 घंटे आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है 6 घंटे नहीं हो पाया, किसी दिन 4 घंटे हो गया, किसी दिन 5 घंटे भी हो गया, ठीक है चलेगा, लेकिन आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि हमारा एवरेज रोज़ का 6 घंटे पढ़ाई वो कंप्लीट होना चाहिए। अगर गलती से आज कोई काम निकल आया, घर में कई काम भी हो सकते हैं, अगर गलती से आपको आज कोई काम निकल आया तो हो सकता है कि आप 2 घंटे कम पढ़ पाए हों आज, लेकिन दिमाग में ये बना रहे कि अगले दिन उस 3 घंटे या 2 घंटे जो हमने कम पढ़ाई की है उसको कल मेकअप कर लेना है। तो कल 6 की बजाय हमको 8 घंटे 9 घंटे पढ़ना है। ये एक टारगेट रखिए कि हमको एवरेज कम से कम हर दिन का 6 घंटे पढ़ाई कर ही लेना है। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं कि एक दिन 20 घंटे पढ़ लिए और अगले 3 दिन सो रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कहते हैं ना मतलब थोड़ा थोड़ा ही सही है, लेकिन कंटिन्यूटी कंसिस्टेंसी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने क्रिकेट मैक्सिमम लोग खेलते हैं, आप में से बहुत सारे लोग खेलते होंगे, आपने देखा होगा कि अब इंडियन नेशनल टीम की बात करें तो कोई एक बल्लेबाज आया जिसने पहले मैच में 200 रन जड़ दिए, दूसरे मैच में 100 रन जड़ दिए, उसके बाद 30 मैच गायब, टीम से उसको आउट कर दिया जाता है। आगे के 5 मैचों में 2 रन 5 रन 3 रन 2 रन बना रहा है तो क्या होगा, टीम से बाहर कर दिया जाएगा। यही चीज़ आपकी लाइफ में भी लागू होती है। आप कंटिन्यूटी जो बना के रखेंगे वो आपके हमेशा काम आएगी। ये नहीं कि पहले दिन खूब मेहनत किया जोश जोश में और अगले दिन टाइम फिस हो गए, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आपको ठीक है 6 घंटे की बजाय 5 ही घंटा हो गया, कोई बात नहीं, अगले दिन मेकअप कर लेंगे 7 घंटे पढ़ के, लेकिन आपको कंटिन्यूटी जो है वो मेंटेन रखनी है कि हर रोज़ इतना हमें पढ़ाई कर लेनी है। उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको फ़िलहाल सोशल मीडिया से दूर रहना है। सोशल मीडिया मोबाइल जितना हो सके आप उससे दूर रहें। अगर उसको आप पढ़ने के लिए यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और एक सलाह मैं आप लोगों को सुझाव दूंगा कि आपके जो भी सोशल हैंडल्स हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टा हो, जो भी हो, आप उनके नोटिफिकेशंस कम से कम 2-3 महीनों के लिए आप ऑफ़ कर दीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा आपको कि आप फ़ोन लेके जब भी बैठेंगे तो आपको कम से कम नोटिफिकेशन नहीं आएगा। जब नोटिफिकेशन सामने आता है ना तो मन करता है कि अच्छा थोड़ा सा देख लें यार किसका मैसेज है, किसी का इंपॉर्टेंट मैसेज हो सकता है। बेकार बातें हैं, फेसबुक पे किसी के इंपॉर्टेंट मैसेज नहीं आते, ठीक है, इंस्टा पे किसी के इंपॉर्टेंट मैसेजेस नहीं आते हैं, बकवास की चीज़ें हैं। तो आप उसके नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए, अपने लिए एक टाइम निकाल लीजिए। अगर आपको ज़्यादा इच्छा है कि ठीक है हम कनेक्टिविटी में रहें लोगों से, तो अपने लिए एक टाइम निकाल दीजिए कि ठीक है हम रोज़ का 15 मिनट 20 मिनट, चलो आधा घंटा, ठीक है आधा घंटा वो प्लान करके बर्बाद करिए। ये नहीं कि बीच में पढ़ाई करने बैठे थोड़ा सा मोबाइल देख लिए, अब मोबाइल देखने बैठे तो जाहिर सी बात आपको भी पता है 15 मिनट के लिए बैठते हैं और कब 1.5 घंटे पूरे हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। तो अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में ज़रूरी हैं और आप इनको नहीं छोड़ते सकते इस लत को, तो कम से कम उसको कम कर लीजिए, एक फिक्स टाइम पे कर लीजिए। अपने लिए एक टाइम बना लीजिए कि हाँ हम अपने रोज़ की जो दिनचर्या है उसमें हम आधा घंटा मोबाइल पे हमको बर्बाद करना है। उसको बर्बाद करने के लिए ही फिक्स कर दीजिए कि हाँ जी हमको शाम को 4 से जो 4:30 का टाइम है वो हमको मोबाइल पे बर्बाद करना है। तो उसको प्लान करके बर्बाद करिए, क्योंकि अनप्लान रहेगा ना तो क्या होगा, आप 10 मिनट के लिए बैठेंगे और फिर 1.5 घंटे कब बीत जाएंगे पता नहीं चलेगा। इसलिए सोशल मीडिया से एटलीस्ट उसके नोटिफिकेशंस बंद कर दें ताकि आपको खुजली ना मचती रहे कि हाँ जी किसका मैसेज आया किसका मैसेज आया, ठीक है। और अगर एक टाइम बना लें उसके लिए भी बहुत ज़रूरी आपको लगता है कि इसको नहीं छोड़ सकते, तो एक टाइम बना लें कि चलो आधा घंटा हम रोज़ टाइम बर्बाद करेंगे इस पर, तो ज़्यादा बेहतर है। हालांकि मैं सलाह तो ये दूंगा कि आप ब्रह्मचर्य का पालन कर लीजिए। कहने का मतलब कि 2-3 महीने कम से कम सारी चीज़ें छोड़ के एकदम सिर्फ पढ़ाई पे लग जाइए, तो फिर है ना हिम्मत मर्दा मद्दा खुदा, अगर आप में ये करने की हिम्मत है तो खुदा आपके साथ है, फिर आप आराम से इसको निकाल लेंगे। और एक आखिरी चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि रूटीन होना चाहिए आपका। रूटीन लाइफ में ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर बहुत महापुरुषों का या बहुत लोग सक्सेसफुल हुए हैं उन लोगों की अगर हिस्ट्री पढ़ते होंगे, उनके बारे में पढ़ते होंगे, तो एक चीज़ बड़ी कॉमन पाई होगी उनमें आपने
उनकी लाइफ में एक रूटीन ज़रूर है। ये नहीं है कि हर कोई 5 बजे ही उठता है, हर कोई 4 बजे ही उठता है या 6 बजे उठता है, कोई 9 बजे भी उठता है सो के, है ना। लेकिन रूटीन एक जरूर पाएंगे कि वो 9 बजे अगर उठ रहा है लेकिन हर रोज़ 9 बजे उठ रहा है। तो आपकी लाइफ में एक रूटीन होना चाहिए कि हाँ, हमें कितने बजे रोज़ जग जाना है, कितने से कितने बीच के हमको नाश्ता करके फ्रेश होकर तैयार हो जाना है, कितने से कितने बजे के बीच में हमको पढ़ाई के लिए अपना समय निकालना है, और चाहे कुछ भी हो जाए उस टाइम पे हमको पढ़ाई के लिए बैठ जाना है। वरना बहाने बहुत हैं, बहाने तो तमाम हैं। आपको जब जगने सुबह जगेंगे तो आपका मन सैकड़ों तरह के बहाने ला के देता है कि अरे यार सोने का क्या बहाना चाहिए, क्या बहाना दिमाग को समझाऊं कि सोने में आसानी हो जाए। दिमाग आपको जगने का एक कारण होता है, दिमाग सोने के लिए 20 कारण ला के गिना देता है कि आज तो कल ये था यार, कल तो लेट से पार्टी से आए थे, कल तो यार मैच खेले थे, थक गए हैं। दिमाग जो है ना सैकड़ों बहाने देगा आपको सोने के लिए, जगने के लिए सिर्फ एक बहाना होगा। तो आपको दृढ़ इच्छा शक्ति रखनी है कि आपका जो भी प्लान किया है, आपने जो भी रूटीन बनाया है, उसको सख्ती से पालन कर सकें। लाइफ में एक रूटीन का होना बहुत ज़रूरी है। आपका जगने, सोने, खाने पीने और पढ़ाई करने का रूटीन एक होना ही चाहिए। ये नहीं कहते हैं ना कि जैसे अति सर्वत्र वर्जयत, अगर अमृत ही है तो ऐसा नहीं कि आप उसको घड़ा भर के पी जाएंगे। उसकी जो उचित मात्रा है वही आप उपयोग करेंगे तो अमृत होगा, वरना वो जहर में तब्दील हो जाएगा आपके लिए। तो ध्यान रखना है कि हमें पढ़ाई करनी है। ये नहीं कि एक दिन 20 घंटे पढ़ लिए 5 दिन सो रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको रोज़ एक रूटीन से एक तय टाइम पे पढ़ाई करने बैठ जाना है। और उससे फ़ायदा क्या होगा आपको, जब एक रूटीन में आएंगे आप तो डिसिप्लिन आएगी लाइफ में। और डिसिप्लिन जब आएगी लाइफ में, तो मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ, आप जब अगले 3 महीने इसको अगर फॉलो करके देखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि डिसिप्लिन का क्या इम्पोर्टेंस है लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें रही हमारी आज की, जो हमने एग्ज़ाम के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, रिटन एग्ज़ाम के बारे में कवर करने की कोशिश की है। और अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें छूट गई हैं, या अगर लगता है कि कुछ और डिटेल्स आपको बताया जाए, तो आप हमें ऑफ कोर्स हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और अगला जो हमारा वीडियो होगा वो हो, जैसे बताया मैंने, कि फिजिकल के ऊपर होगा कि फिजिकल की प्रिपरेशन कैसे करें। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जैसे मैंने शुरू में भी आप लोगों को बताया था कि ये खासकर हमारे उन दोस्तों के लिए है, मतलब जो लोग कोचिंग ज्वाइन कर चुके हैं, उनके लिए सुविधाएं हैं अगल बगल में, उनके लिए तो अच्छी बात है। लेकिन अगर कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं आप, किसी वजह से, वजह कोई भी हो सकती है, चाहे आप गांव में हो, आपके पास गांव में जाने का रास्ता नहीं हो, कुछ भी हो सकता है वजह, आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हो सकते हैं, कई सारी वजहें हो सकती हैं, घर की जिम्मेदारियां हैं, जो भी वजह हो, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे छात्र छात्राएँ हैं जिनके पास कोचिंग ज्वाइन करने में असमर्थता है, वो लोग भी इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। इसका पूरा भरोसा रखिए और हम आपके साथ खड़े हैं। समय समय पर आपके लिए जो भी टिप्स और जो भी जानकारियां होंगी लाके देते रहेंगे, ताकि आप दुनिया को ये साबित करके दिखा सकें कि एक शेर बड़ा प्यारा है, उस मैं आपके सामने मैं बोलना चाहूँगा उसको, कि मेरी नाकाम कोशिशों का नतीजा ज़रूर निकलेगा, मेरी नाकाम कोशिशों का नतीजा ज़रूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से एक दिन नूर निकलेगा। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि आप जिस भी जगह पे रहते हो, कैसी भी आपके पास असुविधाएं हैं, कोई आपको सुविधा नहीं मौजूद है, फिर भी से आपको उसमें से हीरा बन के, कोहिनूर बन के निकलना है। और इसके लिए हमारी हमेशा कोशिश रहेगी कि हम आपके साथ खड़े रहें। आपके लिए जो भी सहायता हो सकती है, जिस तरह की हमारी पठन पाठन सामग्री या जो भी हमारे से बन पाएगा, हम आपके लिए समय समय पर वीडियोज़ के माध्यम से आपके लिए करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगला वीडियो हमारा आएगा फिजिकल के ऊपर, तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।